Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to my channel. So this is the fourth lecture of the series composite materials और अभी तक हम जो है composite materials का जो concept है उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं. We have studied about their two phases, जिसमें हमने कहा था कि पहला फेज जो है वो कौन सा है, मैट्रिक्स फेज है, और जो सेकंड फेज है दैट इज द रीइंफोर्समेंट फेज. ठीक है. लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन से इंट्रोड्यूस कराया था कंपोजिट्स की, और क्लासिफिकेशन का मैंने बताया था कि वो इन्हीं दो फेजेस की बेस पर होती है. ठीक है जी, इन्हीं दो फेजेस की बेस पर होती है. तो आज जो है हमने बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को वन बाय वन डिटेल में स्टार्ट करना है, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेज. जर्नल सा ओवरव्यू दोबारा से बता देता हूँ कि मैट्रिक्स फेज की जो टाइप्स होती हैं, तीन होती हैं. वन इज द PMCs, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स एंड द सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स. ठीक है जी. आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स. तो चलें स्टार्ट करते हैं. पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स. ठीक है जी. अब जिस तरह तमाम कंपोजिट्स के दो फेजेस होते हैं, इसी तरह पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स के भी दो ही फेज होंगे. पहला फेज कौन सा होगा? मैट्रिक्स फेज होगा. और दूसरा फेज कौन सा होगा? रीइंफोर्समेंट फेज होगा. ठीक है जी. अब इसके मैट्रिक्स फेज कौन से हैं? जैसा कि नाम क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स. इट मींस दैट कि इसका जो मैट्रिक्स है दैट विल बी सम काइंड ऑफ पॉलीमर मटेरियल. ठीक है जी. और रीइंफोर्समेंट जो है दैट विल बी पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट के अंदर प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट दैट आर यूजुअली फाइबर्स. ठीक है. इसके अंदर पार्टिकुलेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, और इसकी रीज़न ये है बिकॉज पॉलीमर्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली डक्टाइल. ठीक है. और जब वो एक्सट्रीमली डक्टाइल हैं तो उसके अंदर जो उनका रीइंफोर्समेंट मटेरियल है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग. और मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि आउट ऑफ द टू रीइंफोर्समेंट विच इज पार्टिकुलेट एंड द फाइब्रस, मैंने बताया था कि जो फाइब्रस है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. और उसकी वजह क्या थी? ड्यू टू लेंथ ओवर डायमीटर रेशो के. फाइबर्स की जो लेंथ ओवर डायमीटर रेशो है दैट इज लार्जर देन द पार्टिकुलेट कंटेंट. इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फ्लॉ की जो प्रोबेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है. ठीक है. तो हम यही कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है वो यूजुअली कौन सी होगी? फाइबर्स होंगे. अच्छा जी. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट की. जो फाइबर्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं. पहले फाइबर्स को देख लेते हैं बिकॉज ये थोड़े हैं. फाइबर्स के अंदर हम जो बेसिकली यूज करते हैं दे आर कार्बन फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स, एक्सेट्रा. कार्बन फाइबर्स को यूज करना ज़रा कम है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. हम आगे आने वाले लेक्चर्स में फाइबर्स को अलग-अलग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रीइंफोर्समेंट में जाएंगे. खैर यहाँ पे ग्लास फाइबर्स का इस्तेमाल जो ज़्यादा होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. पॉलीमर की जो एक वाइड वैरायटी है इस वजह से, क्योंकि अगर हम देखें प्रैक्टिकल यूज़ में आउट ऑफ 100% वी कैन से 90 to 94% एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट्स दैट इज द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स. ठीक है जी. क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है बाकी दोनों से कम है. उसके अलावा इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज द पॉलीमर्स आर वेरी मच डक्टाइल. और जब हम उसके अंदर उसकी रीइंफोर्समेंट डालते हैं तो रिजल्टेंट मटेरियल जो होता है वो हम कहते हैं कि इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी भी इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है. ठीक है जी. तो इस वजह से पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कंपाउंड्स यूज़ करते हैं. दे आर पॉलीएस्टर्स. इनको जहन में रख लें. पॉलीएस्टर्स, विनाइल एस्टर्स, से पॉलीप्रोपाइलीन, स्टाइरीन. ठीक है जी. इसके अलावा जो है नायलॉन,
पॉलीएसिटल्स, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है जी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं वो पॉलीमर्स के मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। बहुत वाइड वैरायटी है जो कि पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो ये जर्नल ओवरव्यू है, या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द पीएमसीज के उसमें क्या क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो बेसिकली हम पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स की जो स्टडी करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, उनका यूज़, इनकी प्रोसेसिंग, ये सब जो है इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, आउट ऑफ विच वन इज कॉल्ड द थर्मोसेट्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक्स। जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों क्लासेस के बीच में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ their chemical structure। On the basis of their chemical structure we say। अब उस केमिकल स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो क्या है उसको आप समझते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगी कि थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। देखें, जब भी कोई कंपोजिट बन रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि उसके अंदर एक ही लेयर, हम कहते हैं कि एक ही लेयर नहीं होगी कंपोजिट, वो जो पॉलीमर है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी पॉलीमर्स की। ठीक है, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट वगैरह होगी। अब थर्मोसेट्स के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी, ये जो बॉन्ड्स हैं इन केस ऑफ थर्मोसेट्स वी से दे आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरी टाइप देखें थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, देखें थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर भी ऐसे ही लेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान ये जो लेयर्स हैं इसकी, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो बल्कि वीक जो है हम कहते हैं दैट इज वीक अट्रैक्शन। और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अब ये जो अट्रैक्शन या कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो थर्मोसेट्स हैं उनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे केमिकल्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे लेयर्स। ठीक है, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनकी आपस में जस्ट एक, हम कहते हैं कि चार्ज की अट्रैक्शन है, किसी भी तरह की जो वीक अट्रैक्शन है वो डेवलप हो रही होगी। ठीक है जी, तो ये दो तो हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ we say yeah this is the basic difference of thermosets and thermoplastics। अब इसकी बेस पर इनकी एक जो है ना हीट की तरफ जो एक हम कहते हैं बिहेवियर है उसमें बहुत फ़र्क आता है, जिसकी वजह से इनके यूज़ में फिर आगे फ़र्क आता है। वो क्या है, देखें थर्मोसेट्स का हमने बोला है कि इसके दरमियान के हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और इनके दरमियान के हैं वीक अट्रैक्शंस हैं। अब आप ऐसे करें कि आप एक थर्मोसेट लें और एक थर्मोप्लास्टिक लें, उन दोनों को आप हीट करना स्टार्ट करें। जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो वीक अट्रैक्शंस हैं वो पहले टूटेंगी, लेकिन इसके सारे बॉन्ड्स बराबर हैं। इट मींस दैट कि उसके ऊपर स्टार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर स्टार्ट में फ़र्क क्या पड़ेगा कि इसकी जो ये दरमियान में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, वो आपस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि उसकी जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, वीक, या वो टूटना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन थर्मोसेट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, बिकॉज दे हैव ऑल द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप उसको हीट करते जाएं वो तभी टूटेगा जब उसका जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सॉफ्टनिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, सॉफ्टनिंग नहीं होगी थर्मोसेट्स के अंदर, जबकि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर क्या होगी, सॉफ्टनिंग होगी। अब इस सॉफ्टनिंग के अंदर अगर हम हीट को हटा लेते हैं, ठीक है, अगर हम हीट को रिमूव कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो थर्मोप्लास्टिक है इट विल कम बैक
into its own shape, into its own shape, we say that it will reshape. ठीक है, रीशेप. और ये जो रीशेपिंग है ये कंप्लीट भी हो सकती है, ये रीशेपिंग जो है ये अप टू सम एक्सटेंट भी हो सकती है, ये मतलब रीशेप होगा. लेकिन जब सॉफ्टनिंग ही नहीं है थर्मोसेट्स के अंदर तो क्या होगा कि वहाँ पे रीशेपिंग जो है वो नहीं होगी. यू कैन से दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस. वी कैन से कि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर थर्मोसेट्स सॉफ्टनिंग होती है, इसके अंदर नहीं होती. इसके अंदर रीशेप हो सकता है, इसके अंदर रीशेप नहीं होता. और जब जो है एक सर्टेन टेम्परेचर हो जाएगा कि ये जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जब ये टोटली ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा कि जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर है सिंगल, इसके अपने बॉन्ड्स जो हैं वो टूटना स्टार्ट होंगे. ठीक है, अब जब उस अपने लेयर्स के बॉन्ड जब टूटना स्टार्ट होंगे तो फिर वो मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा. ठीक है जी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थर्मोसेट्स एंड द थर्मोप्लास्टिक्स. के थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर क्या है, वीक लेयर्स हैं जिसकी वजह वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स हैं, जो पहले टूटती हैं तो मटेरियल सॉफ्ट होता है ऑन हीटिंग, उसके बाद वो डिकम्पोज होता है. लेकिन इन केस ऑफ थर्मोसेट्स जो है डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होती है, डायरेक्ट हम कहते हैं मेल्टिंग या डिकम्पोजिशन होती है, बिकॉज देयर इज नो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो डायरेक्टली जो डिकम्पोजिशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेकेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो उसमें कोई 2 स्टेप नहीं है, उसकी डिकम्पोजिशन इज ओनली 1 स्टेप, जबकि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो 2 स्टेप होती है. ठीक हो गया जी. उसके बाद हम जो है इसको थोड़ा और फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं. ये जो 2 टाइप्स हैं. अच्छा, आप उस मेन डिफरेंस को याद रखें. हमने क्या बोला है कि थर्मोसेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर वीक इंटरेक्शंस हैं. अब जब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, हीटिंग पर्सपेक्टिव से अब हम हट गए हैं. ठीक है, उसको अब आप ज़हन से निकाल दें. क्या होगा, थर्मोसेट्स की जो शीट्स हैं या जो लेयर्स हैं, आप खुद सोचें क्या वो रीशेप हो पाएंगी? नॉर्मली नहीं हो पाएंगी. ठीक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, सो दे कैन रीशेप. वो बॉन्ड्स बेंड हो सकते हैं, वो स्ट्रेच हो सकते हैं, वो रोल कर सकते हैं, किसी भी तरह हो सकते हैं. ठीक है, तो थर्मोसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में जो है हम कहते हैं कि उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज द amorphous thermoplastics and the second one is we say semi crystalline. Okay, हम इसको प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पहले जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी इसको प्योरली किसी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं आने देगा जिससे ये कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन हो पाएगा. ठीक है, तो एमॉर्फस हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर लेयर जो हैं वो फर्ज करें इस तरह से हो गई. ठीक है, और सेमी क्रिस्टलाइन हम कहते हैं कि फर्ज करें उसके, ये बस हम एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह है, इस तरह जा रही है. So there is some pattern, okay? So there is some pattern in this, not completely crystalline, but it is semi-crystalline. ठीक है, so these are basically the 2 classes of thermoplastics. One is the amorphous thermoplastics and the semi-crystalline thermoplastics. और इनकी जो basic इस classification की वजह है वो क्या है, उसकी weak forces of attractions हैं between the layers. अच्छा जी, इसके बाद हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी डेंसिटी. अब आप खुद इसी को थर्मोसेट्स, थर्मोप्लास्टिक्स और इनकी जो आगे 2 क्लासिफिकेशंस हैं इनको जहन में रखें, आप उनकी बॉन्डिंग को जहन में रखें. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी होगी? थर्मोसेट्स की होगी, बिकॉज उसके अंदर लेयर्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और लेयर्स के अपने मतलब इंटर और इंट्रा दोनों मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स हैं, इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम क्या बोलेंगे, वो किसकी होगी? थर्मोसेट्स की होगी. और उसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा होगी? सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेमी क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस? अब आप देखें सेमी क्रिस्टलाइन जो है उसके अंदर भी इंटरेक्शन दोनों के अंदर सेम है, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एंड यू नो कि जहाँ पे अरेंजमेंट होती है वहाँ पे स्ट्रेंथ वो है ज़्यादा इंक्रीज होती है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेकंड नंबर पे किसकी डेंसिटी होगी? सेमी क्रिस्टलाइन.
एंड थर्ड नंबर पे किसकी डेंसिटी होगी, दैट इज अमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आप सेकंड लेक्चर को याद करें, उसके अंदर हमने क्या बोला था कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा स्टिफर था, फर्स्ट काइंड, दिस इज फॉर मेटल, दिस इज फॉर वी से सॉरी दिस इज फॉर द पॉलीमर्स एंड दिस इज फॉर द सिरेमिक्स। तो हमने कहा था कि जिसकी लाइन जितनी स्टीपर है या उसका उतना ही ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो सिरेमिक्स क्या थे, सबसे ज़्यादा स्टिफर थे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सबसे ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, तो अब आप ऊपर वाली इन्हीं तीन क्लासेस को देखें, थर्मोसेट, सेमी क्रिस्टलीन और अमॉर्फस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, थर्मोसेट्स होंगे, बिकॉज फिर वही रीज़न जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो फिर यही सेम अरेंजमेंट जो है ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम इनकी कह सकते हैं, दैट कैन बी, यू कैन से, अच्छा जी, उसके बाद हम जो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी देख सकते हैं, दैट कैन बी, यू कैन से फटीग फेलियर। फटीग फेलियर, फटीग फेलियर का मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब अंडर वेरिइंग लोड्स, जब मटेरियल अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले फेल कर जाए। ठीक है जी, अब आप इन केसेस में देखें फटीग फेलियर या क्रैक्स का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा किसी भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल के अंदर होती है। ठीक है, तो अभी हम जो ऊपर ये वाला ऑर्डर पढ़ रहे थे, सो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ फटीग फेलियर के सबसे कम एमॉर्फस के अंदर चांस होंगे, फिर जो है सेमी क्रिस्टलीन के अंदर होंगे, एंड देन फटीग फेलियर के जो चांसेस हैं वो थर्मोसेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगेन व्हेन जितना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है उतने उसके अंदर कम चांसेस होते हैं फटीग फेलियर के। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस इन द सेकंड लेक्चर इन डिटेल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप एक फोर्थ प्रॉपर्टी खुद से एक और भी आप लगा सकते हैं, दैट कैन बी स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ अभी आपको फिर नज़र आ रही है इसमें, थर्मोसेट्स की सबसे ज़्यादा होगी, दैन सेमी क्रिस्टलीन की होगी, देन अमॉर्फस की होगी। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। अभी हमने जो स्टार्ट में डेफिनेशन देखी थी उसमें मैंने कहा था कि उसमें एक में कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो उसमें सॉफ्टनिंग नहीं होती, दूसरे में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है तो उसमें सॉफ्टनिंग होती है। सो व्हाट वी वांट टू सी हियर कि वो जो हम हीटिंग कर रहे थे उससे बेसिकली इन डेप्थ इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, तो हम उनको ज़रा ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज जस्ट द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, वी कैन से इट इज v डिवाइडेड बाय m, और हम इसके यूनिट्स क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा जी, हम अपने पहले इफेक्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेमी क्रिस्टलाइन को। ठीक है, कि उनके केस में क्या होता है। अब देखें सेमी क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा कि आपके पास पहले उसकी डेंसिटी जो है थोड़े टाइम के लिए, सॉरी हम यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ले रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना कम होता है। ठीक है, इस तरह। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर वी कैन से दैट फॉर सेमी क्रिस्टलाइन। सेमी क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि स्टार्ट में स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कांस्टेंट रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसकी वो जो लेयर्स थी उनके दरमियान में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो टूटना शुरू होंगी। ठीक है, सो वी कैन से कि इट विल स्टार्ट लाइक दिस मेल्टिंग, और जब ये फोर्सेस कम्प्लीटली टूट जाएंगी और फिर जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग लेयर्स की अपनी, वो जब टूटना स्टार्ट होगी
तो फिर ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से कि इसकी जो कर्व है वो 3 स्टेजेस में चली जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड। यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट में, फर्स्ट के अंदर क्या है कि स्टार्ट में डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रह रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। सेकंड में क्या होगा कि उसमें जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगी। और थर्ड नंबर पे क्या होगा आपके पास कि जब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स उसके अपनी लेयर्स के जो टूटने शुरू होंगे तो फिर उसका ग्राफ इस तरह सडनली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एमॉर्फस की, ठीक है। अब दिखने में तो एमॉर्फस में भी ऐसा ही होगा आपके पास कि, तो एमॉर्फस के केस में क्या होगा, देखें अभी मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर उसका बताया था। वी कैन अज्यूम दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एमॉर्फस, वी कैन अज्यूम दैट। अब आप सोचें कि जो एडजेसेंट कंपाउंड था, फर्ज करें वो एक कंपाउंड या एक एटम यहाँ पर था और दूसरा एटम उसी लेयर का जिसके साथ उसने इंटरेक्ट करना है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका बिहेवियर भी सेम लाइक हम कहते हैं कि थर्मोसेट्स के जैसा होता है कि इनके अंदर सॉफ्टनिंग नहीं होती है, डायरेक्ट ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये बात समझ आइए कि दरमियान में इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने की वजह से जो एडजेसेंट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इतनी डेवलप ही नहीं हो पाती कि वो एक ख़ास हम कहते हैं कि उस फैक्टर को डेवलप कर सकें जिससे इसमें पहले सॉफ्टनिंग कॉज हो देन मेल्टिंग हो। जब वो उतना फैक्टर ही नहीं डेवलप होगा तो इसकी जो सॉफ्टनिंग है दैट इज़ नेग्लिजिबल और डायरेक्टली हम कहते हैं कि इसके कुछ टेम्परेचर के बाद डायरेक्टली डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, यहाँ पे फिर वही स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ टेम्परेचर पे इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद क्या होगा कि इसकी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड सेम इज़ द ग्राफ फॉर वी से कि थर्मोसेट्स का भी और एमॉर्फस और थर्मोसेट्स दोनों का ये ग्राफ सेम रहेगा क्योंकि उनके अंदर भी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होती है। जस्ट ये है कि उनके अंदर वैल्यूज़ हायर होंगी, उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो तकरीबन यहाँ पे इस रेंज में आएगा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है वो बहुत कम होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इन ग्राफ्स में ये जो दो टेम्परेचर्स हैं दीज एंड दिस, ये जो दो टर्म्स हैं, इस पहले टेम्परेचर को हम कहते हैं टी जी एंड द सेकेंड टेम्परेचर इज कॉल्ड टी एम, ठीक है। नाउ व्हाट इज टी जी? टी जी वी से इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड टी एम इज बेसिकली द मेल्टिंग पॉइंट वी से, ठीक है। Now melting point तो आपको पता है। Now what is glass transition temperature is just where the initial breaking of the weak force of attractions take place, ठीक है। जहाँ पे इनिशियल उसकी ब्रेकिंग लेयर्स के दरमियान में स्टार्ट होना शुरू होगी, इट मीन्स दैट कि जब फिजिकली हम कहते हैं कि जब उसकी सॉफ्टनिंग स्टार्ट होगी दैट इज बेसिकली इट्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड इन केस ऑफ जब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें, दिस ग्राफ वाज फॉर वी सेड दिस इज फॉर सेमी क्रिस्टलाइन एंड दिस इज फॉर बोथ एमॉर्फस एंड वी सेड थर्मोसेट्स, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसका एक हम कहते हैं कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का या हम इस टेम्परेचर को एक समराइज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमॉर्फस की। वी से कि व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा कि ये पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट यूजेबल होगा, ठीक है। एंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। एंड सेम इज द केस फॉर amorphous and we say thermosets. So for semi-crystalline thermoplastics, semi-crystalline उसके अंदर क्या है, 3 पॉइंट्स हैं। When temperature is less than glass transition temperature, it is of full use. When temperature is greater than glass transition point but less than the melting point,
वी कैन से इट इज़ ऑफ सम यूज़, ठीक है, कुछ किसी हद तक इस्तेमाल हो सकता है। एंड व्हेन टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, डेंसिटी पर टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद जो हमने पढ़ना है दैट इज बेसिकली वी से द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी मॉडुलस। ठीक है, जर्नल्स ओवरव्यू, इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है, दैट इज द कांस्टेंट व्हिच इज फाउंड इन द हुक्स लॉ। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो इलास्टिक रीजन की जो पहली लाइन होती है वो जितनी ज़्यादा स्टीपर होती है, जो लीनियर रीजन है वो जितना ज़्यादा स्टीपर होता है, उतना ही उस मॉलिक्यूल का जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है जी। उससे पहले मैंने ये भी बताया था कि इलास्टिसिटी मॉडुलस किनके ज़्यादा, यहाँ पर अब हम यही कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी मॉडुलस सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, जो अभी मैंने स्टार्ट में बताया। ठीक है, कि इलास्टिसिटी मॉडुलस सबसे ज़्यादा थर्मोसेट्स के लिए होगा, देन सेकंड नंबर पे सेमी क्रिस्टलीन के लिए होगा और थर्ड पे एमॉर्फस के लिए होगा। ठीक है, तो चलें हम अपने ग्राफ्स पे जाते हैं जो हमने बात करनी थी। The first one we say is for amorphous thermoplastics। ठीक है, और यहाँ पर हम y एक्सिस के साथ log ऑफ ई लेंगे बिकॉज इलास्टिसिटी मॉडुलस की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसका log लेकर उसको जो है वो कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट फैक्टर्स में लेकर आया जाता है। ठीक है, तो एमॉर्फस के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि उसकी जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर एक ख़ास टेम्परेचर आएगा जहाँ पर वो क्या होगा कि उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस सडनली ड्रॉप कर जाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसका आपकी समझ आई कि यहाँ पर फर्स्ट रीजन में क्या हुआ कि उसका जो इलास्टिसिटी मॉडुलस था वो कांस्टेंट था, एक सडन ड्रॉप आया उसके अंदर। अब वो सडन ड्रॉप क्यों आया और सडन ड्रॉप इतना ज़्यादा क्यों आया उसमें, उसका मैं भी बताता हूँ। बाकियों को बना लें, फिर उसके साथ इनका मतलब तीनों को कंपैरिजन करके समझते हैं। The second graph we say is for सेमी क्रिस्टलीन। सेमी क्रिस्टलीन के अंदर क्या होगा, स्टार्ट में उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस कांस्टेंट था, फिर उसकी सॉफ्टनिंग हुई, थोड़ा सा उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस डाउन हुआ, फिर उनकी वो थोड़ा बहुत कांस्टेंट रहा और उसके बाद फिर वो वापस हम कहते हैं कि वो डिकम्पोज कर गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है 1, 2 एंड 3 रीजन्स अगेन उसमें होगा। लास्ट हम जो करते हैं दैट इज़ फॉर वी से थर्मोसेट्स। तो थर्मोसेट्स के अंदर क्या होगा कि पहले उसकी जो हम कहते हैं इलास्टिसिटी मॉडुलस था वो कांस्टेंट था, फिर उसमें ड्रॉप आया और फिर वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, नाउ दीज आर बेसिकली द 3 ग्राफ्स जो बता रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है इलास्टिसिटी मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, अब आप पहले ग्राफ को देखें। पहला ग्राफ किसके लिए था, देयर फॉर एमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, ये जो ड्रॉप आता है दैट इज वी कैन से अ फैक्टर ऑफ 1000 का ड्रॉप आता है। और इतना ज़्यादा ड्रॉप उसके इलास्टिसिटी मॉडुलस में क्यों आता है, क्योंकि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस थी वो सिर्फ और सिर्फ हमने अभी बात की है कि इतना एमॉर्फस है कि उसकी जो दरमियान वाली फोर्सेज हैं, जो इंटरेक्शन है लेयर्स के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या है कि वो नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि उसकी जो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर ऑल व्हाट मैटर्स इन एमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक्स। तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें एक सडन ड्रॉप आता है, क्योंकि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वह इन तीनों की निस्बत सबसे कम है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी सडनली ड्रॉप करती है। फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं फॉर थर्मोसेट्स वाली। इसका ये जो ड्रॉप फैक्टर है दैट इज जस्ट वी कैन से अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 10 क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसकी डेंसिटी बहुत थोड़ी लूज करती है। सिमिलरली आप जब इसको प्रैक्टिकली भी आप देखें ना, कोई ऐसा प्लास्टिक होगा, सॉरी हम कह रहे हैं कोई ऐसा पॉलीमर मैट्रिक कंपोजिट होगा जो थर्मोसेट्स की क्लास में आएगा, आप उसको मेल्ट करें और आप एमॉर्फस में आप फर्स्ट करें, हम कहते हैं फर्स्ट करें पॉलीएथिलीन है, जैसे ये शीट्स जो बैग्स होते हैं शॉपिंग बैग्स, अब उनको हीट करें, फिर आप किसी एक पाइप को लेकर हीट करें। ठीक है, तो उन दोनों की हीटिंग में बहुत फ़र्क है, उनका जो रिजल्टेंट मेल्टिंग जो आएगा दैट उसकी विस्कोसिटी में बहुत फ़र्क होगा। सो दिस इज़ बेसिकली द ड्रॉप इन डेंसिटी। जो जितना ज़्यादा विस्कस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बेशक वो डिकम्पोज कर गया। ठीक है, तो थर्मोसेट्स के केस में यही चीज़ है कि उनका जो रिजल्टेंट आता है मेल्टिंग मटेरियल वो ज़्यादा विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू द एमॉर्फस वंस। नाउ बैक टू द सेमी क्रिस्टलीन।
थर्मोसेट्स, थर्मोप्लास्टिक सॉरी, उनके अंदर क्या है देखें। अब उनमें सबसे पहले क्या होना है कि सॉफ्टनिंग होनी है। सो विसे कि ये जो इनका फर्स्ट रीजन है, दिस ड्रॉप, दिस रिप्रेजेंट्स द सॉफ्टनिंग, एंड देन उसके बाद उसकी सॉफ्टनिंग वाली डेंसिटी रही है और उसके बाद जाकर उसने क्या किया, फिर डिकम्पोज किया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनके केस में देयर इज ओनली ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, विसे आप इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या ग्लास ट्रांजिशन, इन दोनों के लिए जो है वो एक ही चीज़ मैटर करती है। ठीक है, फॉर एमॉर्फस एंड थर्मोसेट्स। ठीक है, तो हम इसको टी जी कह लें, टी एम कह लें, लेकिन इसके केस में दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा और फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स को ज़रा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम कोई 4-5 जो है उसके एडवांटेजेस, जो कि थ्योरेटिकल एक चीज़ है जस्ट फॉर द राइटिंग परस्पेक्टिव, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कमेंट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय टू एवरीवन।